जय हिंद। मैं राजेंद्र सर, विकास कोचिंग, रसड़ा बलिया। अब बच्चों देखते हैं, मैं पीछे टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ कि संवेग किसे कहते हैं, आवेग किसे कहते हैं। आज इस टॉपिक में हम सीखेंगे बच्चा कि आवेग तथा संवेग में संबंध क्या होता है, यानी रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम। आइए सीखते हैं। पहले संवेग के बारे में पीछे से नहीं याद है तो मैं याद करा दूं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग। और संवेग को कैसे प्रकट करते हैं बेटा, p से। कैसी राशि होती है, सदिश। इसकी दिशा क्या होती है, वेग की दिशा होती है। ठीक है, ये पीछे टॉपिक में हमने पढ़ा। फिर आवेग के लिए क्या पढ़ा हम लोगों ने कि जब किसी वस्तु पर बल हम बहुत कम समय अंतराल के लिए लगाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। और यह आवेग को हम जे से प्रदर्शित करते हैं। और जे बराबर क्या होता है, तो वह लगा हुआ बल और वो अति सूक्ष्म समय डेल्टा टी होता है। ठीक है, तो आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है, जबकि इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अच्छा अब आइए हम देखते हैं। और इसी को एक और भी कहते हैं बेटा, ये न्यूटन सेकंड भी इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो ये दोनों हम लोगों ने जाना कि संवेग क्या है, आवेग क्या है, यानी रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम के बारे में समझने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं। अच्छा मान लीजिए जो गति का समीकरण है न्यूटन का, वो क्या है, पहला तो याद होगा ना आप लोगों को, मैं याद दिला दूं। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो सदैव स्थिर रहेगी, और यदि गतिशील है तो एक समान चाल से चलती रहेगी। पूछे कब तक, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, अगर कहीं पुस्तक किसी अलमारी पर रखा हुआ है, अलमारी में रखा हुआ है, मेज़ पर रखा हुआ है, तो उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अगर हम किसी पंखे को या साइकिल के चक्के को एक बार चला करके छोड़ दें और बाहर से कोई बल नहीं लगेगा तो आजीवन क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। तो पूछे कि हम साइकिल के चक्के को चला करके जब छोड़ देते हैं तो कुछ देर के बाद क्यों रुक जाता है बच्चा, वो इसलिए रुक जाता है क्योंकि घर्षण बल लगता है। तो इस तरीके से घर्षण बल अगर न लगे तो क्या होगा, अंत में वो बिल्कुल घर्षण बल को हटा दिया जाए तो वह वस्तु जिस वेग से चल रही थी आजीवन चलती रहेगी। जैसे पृथ्वी है अपनी धुरी पर 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एकदम इसका नियत चाल है और करोड़ों वर्षों से चल रही है। ठीक है, तो यह बल क्या है इसका, बिल्कुल ही जो है नियत बल है, और इसी नियत बल के कारण ही चल रही है। ठीक है, तो आइए समझते हैं अब। तो जो दूसरा नियम था न्यूटन का, वो क्या है, तो हम पढ़ के आए कि जब भी किसी वस्तु पर हम बाह्य बल लगाते हैं तो उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस बल को लगाने से उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी गति, न्यूटन के दूसरा गति विषय के नियम में हम लोगों पढ़ कर के आया कि जो बल होता है वह बल किसके बराबर होता है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, और इस बल के कारण उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये न्यूटन का गति नंबर, गति विषयक नंबर क्या है, ये 2 है, समीकरण 2 का है। न्यूटन का दूसरा, तीसरा भी जान लेते हैं फिर चलते हैं। तीसरा नियम ये था कि हर क्रिया के पीछे बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। मतलब क्या बेटा कि अगर तुम किसी स्प्रिंग को या फिर किसी दीवार को अगर 5 न्यूटन के बल से तुम दबाते हो, याद रखो वो 5 न्यूटन के बल से तुम्हारी प्रतिक्रिया हो रही है। अगर स्प्रिंग को हम कैसे, मान लो कोई उभरा हुआ स्प्रिंग है, अगर उस स्प्रिंग को हम दबाएं 5 न्यूटन के बल से, तो याद रखिए वह स्प्रिंग के अंदर प्रत्यास्थ गुण है और उस प्रत्यास्थ गुण के कारण वो जो है 5 न्यूटन हम दबाएंगे तो 5 न्यूटन का बल स्प्रिंग भी हमारे ऊपर क्या करेगा, लगाएगा। यानी हमने क्रिया किया 5 न्यूटन बल लगाकर दबाने का, और स्प्रिंग ने उसका प्रतिक्रिया किया 5 न्यूटन का बल लगा करके दूर करने का। तो इसीलिए इस तीसरा नियम, जो न्यूटन का तीसरा नियम होता है गति विषयक नियम का, वो क्या होता है कि हर क्रिया के पीछे बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। यदि हम कोई 10 लीटर की बाल्टी लेकर के पानी का हम चलें या उठाएं तो क्या होगा, उसका संबंध क्या होगा, तो वो 5 न्यूटन के बल से अगर हम बाल्टी को उठा रहे हैं तो वह भार जो है 5 न्यूटन का नीचे बाल्टी भी हमको क्या कर रही है, नीचे खींच रही है। इसीलिए तो अगर कुएं से
पानी हम निकालते हैं, पहले घेरी वाली पानी होती थी, उस पर से जो है निकाला जाता था। घेरी वाली कुएं के अंदर जो हम रस्सी से खींचा करते थे, उससे हम निकालते थे पानी। अचानक बाल्टी भरी हुई हो, ऊपर आ रही हो और झटका देने से अगर कहीं बाई द वे टूट जाती है तो पीछे की तरफ हमको झटका लगता है, क्योंकि जितने बल से हम खींच रहे होते हैं बाल्टी भी जो है उतना ही बल से नीचे की तरफ, कुएं की तरफ नीचे की तली में खींच रही होती है। यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ये रॉकेट भी होता है, आसमानी भी होता है, सब इसी के ऊपर काम करता है। तो जो हमको समझना है उस पर समझते हैं। हम लोगों ने समझ लिया कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, द्वितीय नियम क्या है, तृतीय नियम क्या है। द्वितीय नियम में एक और होता है बेटा, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए उस बल के सीधे अनुपात में होती है जिस दिशा में बल कार्य करता है। वो जो दो द्वितीय नियम हम पढ़ाए होंगे तो वहाँ पर जो आपको सिद्ध करा करके बताए होंगे कि संवेग परिवर्तन की दर उस बल के सीधे अनुपात में होती है जिस दिशा में बल कार्य करता है। लेकिन सिंपल सी बात समझिए यहाँ पर कि हमारा न्यूटन का गति विषयक दूसरा नियम क्या है, तो किसी वस्तु पर लगा हुआ ये बल, तो किसी वस्तु पर लगा हुआ बल के कारण उसमें उत्पन्न त्वरण और वस्तु का द्रव्यमान का जो गुणनफल होता है उसी को हम जो है द्वितीय नियम से जानते हैं। ठीक है, तो आप समझिए। अच्छा, ये हमको पता चल गया। लेकिन बेटा हम पढ़ करके आया कि E बराबर क्या होता है, तो ये होता है अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल त्वरण। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब त्वरण हम कैसे निकालते हैं? अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल होता है, यानी इस त्वरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इस न्यूटन के गति विषयक दूसरे समीकरण में इसका हम प्रयोग करें तो क्या होगा? तो v माइनस यू बटा में डेल्टा t होगा। ये बेटा अगर हम बाहर से इसको गुणा कर दें m से तो क्या होगा? mv माइनस क्या होगा? mu का बटा डेल्टा t हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस डेल्टा t को हम ऊपर ले जाकर के गुणा कर दे तिर्यक तो क्या हो जाएगा? तो ये f इंटू डेल्टा t बराबर mv माइनस क्या होगा? mu हो जाएगा। अब ज़रा बताइए, अभी इसको पढ़ कर के आया था, इसको हम क्या लिख सकते हैं? आवेग। क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको हम आवेग। तो बल गुणे समय का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? आपका आवेग होता है। ठीक है। अच्छा, ये देखो अंतिम वेग है तो ये m भी करोगे, किसी वस्तु के द्रव्यमान वेग का गुणनफल करोगे, अंतिम वेग है तो बेटा ये अंतिम संवेग होगा। ये प्रारंभिक वेग है इसलिए क्या होगा? ये प्रारंभिक संवेग होगा, यानी अंतिम संवेग बराबर ऋण क्या होगा? प्रारंभिक, यानी संवेग परिवर्तन। इसको क्या कह सकते हो आप? संवेग परिवर्तन। ठीक है, संवेग परिवर्तन कर सकते हो। तो आवेग जो होता है वो संवेग परिवर्तन के क्या होता है? बराबर होता है। और यही संबंध हम लोग जानना चाहते थे। ठीक है, कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि संवेग का परिवर्तन किसके बराबर होता है? तो याद रखेंगे हम लोग आज से कि संवेग का परिवर्तन जो होता है वो आवेग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हम लोग समझें। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा वो बल के बराबर होता है। देखो ये है ना बेटा, संवेग परिवर्तन का आज समय से भाग दिया तो इसको क्या कहोगे? संवेग परिवर्तन का दर कहोगे। आज संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? बाह्य बल के बराबर होता है। समझ में आ गया पूरी बात? तो कंपटीशन के द्वारा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है? याद रखिएगा, पूछ देता है कि आवेग किसके बराबर होता है। ठीक है, आप बता लिया कि बल गुणे क्या होता है? समय। ठीक है, बल गुणे समय के बराबर होता है। फिर दूसरी भाषा में अगर टिप्पणी में पूछ दिया कि संवेग परिवर्तन किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा संवेग परिवर्तन सदैव आवेग के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सीख लिया कि आवेग तथा संवेग में संबंध क्या होता है। अब ये संवेग हम लोगों को पता चल चुका है और इसी को सीखने के लिए हम लोगों ने हेडिंग डाला था। अब आगे देखेंगे टॉपिक। जय हिंद।